आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन EQ एंड IQ। EQ यानी कि इमोशनल क्वोशंट और IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशंट। हिंदी में कहें तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता और बुद्धि लब्धि के बीच में अंतर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो EQ का पहली बार प्रयोग 1985 में वेन पेन के डॉक्टरेट थीसिस, जिसका टाइटल था अ स्टडी ऑफ इमोशन डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, इस थीसिस में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन इस शब्द को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाने के पीछे जिसका योगदान है वो हैं डेनियल गोलमैन। इनकी 1995 में एक बुक पब्लिश होती है जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। अब बात करें अगर IQ ये वर्ड कहाँ से आया, पहली बार किसने यूज़ किया, तो 1883 में इंग्लिश स्टैटिस्टिशियन फ्रांसिस गैल्टन ने एक पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था इंक्वायरीज इनटू ह्यूमन फैकल्टी एंड इट्स डेवलपमेंट, जिसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन IQ का प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन था पहली बार फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिनेट ने 1985 में फ्रांस के स्कूली बच्चों के मूल्यांकन के लिए किया था। तो ये तो हो गई दोनों शब्दों के इतिहास के बारे में बात। अब बात करते हैं परिभाषा की। तो यदि हम EQ को परिभाषित करें, अब ध्यान रहे EQ और EI इन दोनों को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता रहा है। तो यदि इसको हम परिभाषित करें तो हम कहेंगे कि भावनात्मक लब्धि स्वयं की, दूसरों की और समूहों की भावनाओं को पहचानने, आंकने और नियंत्रित करने की क्षमता है। इसके बारे में हमने पहले भी बात की हुई है, जो पहले वीडियो आ चुके हैं। अब अगर IQ को डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे कि ये एक स्कोर है। आपने भी इसी तरह से सुना होगा कि आइंस्टाइन का IQ इतना था, या इसका किसी स्पोर्ट्स पर्सन का IQ कितना है। तो ये क्या है, एक स्कोर है जो बुद्धि का आकलन करने के लिए डिज़ाइन किए गए मानकीकृत परीक्षणों में से एक है। बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति की कौशल सीखने की क्षमता, सार्थक रूप में सूचना एवं तर्कों से सीखने की योग्यता सहित उन्हें समझने और प्रयोग करने की क्षमता है। फिर से एक बार हम कह रहे हैं कि बुद्धि लब्धि क्या है, कौशल सीखने की क्षमता है, और क्या है, सार्थक रूप में सूचनाओं और तर्कों से सीखने की योग्यता है, और क्या है, उन्हें समझने और प्रयोग करने की क्षमता। तो ये जो IQ है इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि IQ जो होता है वो लगभग क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन जो EQ है उसे हम डेवलप कर सकते हैं, और एज के साथ EQ जो है बढ़ता जाता है। IQ सामान्यतया आयु बढ़ने के साथ कम हो जाता है। अब जब हम कहते हैं किसी व्यक्ति की जो भावनात्मक बुद्धि है उसकी क्षमता ज़्यादा है, या ये कहें कि किसी व्यक्ति का EQ लेवल हाई है, तो इसका क्या मतलब होता है, उसके पास कौन सी क्षमताएं होती हैं। तो उसके पास क्षमता होती है भावनाओं को पहचानने की, भावनाओं का मूल्यांकन करने की, भावनाओं को नियंत्रित करने की, भावनाओं को व्यक्त करने की। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से शब्द हैं इसमें, पहचानना, मूल्यांकन करना, नियंत्रण करना और व्यक्त करना। किसे, भावनाओं को, या ये कहें कि दूसरों की भावनाओं का अनुभव, आकलन और सोच को सुविधाजनक बनाने के लिए भावनाओं का उपयोग करने की जो क्षमता होती है, ये सब एक उच्च EQ वाले व्यक्ति में होता है। अब यदि बात करें कि जिस व्यक्ति का IQ लेवल ज़्यादा है उसके पास कौन सी क्षमताएं होंगी, तो उसके पास सूचनाओं को समझकर, सीख कर उसे कौशल में
प्रयोग करना तथा तार्किक विचार, शब्द कौशल, गणित कौशल, अमूर्त और स्थानिक सोच, इस प्रकार की जो क्षमताएं हैं उच्च आईक्यू वाले व्यक्ति के पास होती हैं। अब वर्क प्लेस पे यानी कि कार्यस्थल में जो उच्च ईक्यू वाला व्यक्ति होगा वो किस प्रकार से परफॉर्मेंस करता है, तो उसका टीम वर्क बहुत अच्छा रहेगा, उसकी नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होगी, उसके सफल संबंध होंगे, उसका जो ओरिएंटेशन है वो सर्विस की तरफ रहेगा, वो खुद से पहल करता है और उसका जो रवैया होता है वो सहयोगात्मक होता है। और अगर बात करें कि जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है वो कार्यस्थल पे किस प्रकार से कार्य करता है, तो जिसका आईक्यू लेवल ज़्यादा है वो चैलेंजेस में चुनौतीपूर्ण कार्य को सफलता के साथ कर पाता है और विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को जोड़ने की क्षमता रखता है। जैसे जो वैज्ञानिक होते हैं ज़्यादातर उनमें इस प्रकार की क्षमताएं होती हैं। अनुसंधान और विकास करने की उसकी प्रवृत्ति होती है। अब बात करते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व का कौन सा पहलू है जो उच्च ईक्यू वाले व्यक्तियों में निकल करके सामने आता है। तो जो व्यक्ति उच्च ईक्यू वाले होते हैं वो ग्रेट लीडर्स होते हैं, वो ग्रेट टीम प्लेयर्स होते हैं और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ये वन मैन आर्मी जैसा काम करते हैं और जितनी गहन सामाजिक चुनौतियां होती हैं ये उसमें उतना ही निखर के सामने आते हैं। इसी प्रकार से उच्च आईक्यू वाला जो व्यक्ति होगा उसका जो व्यक्तित्व निकल के सामने आता है वो कैसा होता है, तो जो हाई आईक्यू वाले व्यक्ति होंगे उनमें ये पता चलता है कि उनके पास ये क्षमता कैसी थी, जन्मजात थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आईक्यू को बढ़ाया नहीं जा सकता है, आईक्यू तो फिक्स रहता है। अब अगर बात करें कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो मनोवैज्ञानिकों ने बनाए हैं इन दोनों को मापने के लिए, तो ईक्यू के लिए जो लोकप्रिय टेस्ट है वो मेयर सलोवी कारुसो टेस्ट है। मेयर सलोवी कारुसो टेस्ट, जिसमें कि भावना आधारित समस्या दी जाती है और कुछ टास्क दिया जाता है जिसका समाधान करना होता है। इसके अलावा डेनियल गोलमैन का भी मॉडल है जो कि भावनात्मक दक्षताओं के आधार पर जिसका टेस्ट किया जाता है। तो ये कुछ नाम हैं। इसके बाद आईक्यू को मापने के लिए कौन सा टेस्ट है, तो वो है स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण। इसके अलावा विचेस्लर परीक्षण, संज्ञानात्मक क्षमताओं के वुडकॉक जॉनसन टेस्ट। इस प्रकार से 2-3 टेस्ट हैं जो आईक्यू को मेज़र करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि आईक्यू और ईक्यू इन दोनों में से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये दोनों जो शब्द हैं या ये दोनों जो क्षमताएं हैं एक दूसरे की विरोधी हैं, लेकिन फिर भी किसी समूह या टीम में काम करने और बेहतर कार्य प्रबंधन के लिए भावनात्मक समझ बेहतर होना आवश्यक होता है, जबकि किसी व्यक्ति की सफलता के लिए इन दोनों ही प्रकार की योग्यता की आवश्यकता होती है। लेकिन क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं तो इसलिए संवेगों की महत्ता ज़्यादा मानी जाएगी। तो इस तरह से सामवेगिक बुद्धि, जिसको हम ईक्यू कह रहे हैं, इसका जो महत्व है वो आईक्यू की तुलना में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। एक हाई आईक्यू जो है अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है, लेकिन अगर ईक्यू नहीं होगा तब तो फिर सामाजिक संबंधों का निर्वाह करना ही कठिन हो जाएगा। अब अगली हेडिंग हमारी सामवेगिक बुद्धि से संबंधित मॉडल, यानी कि मॉडल रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस। तो सामवेगिक बुद्धि को बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है और इससे संबंधित मॉडल दिए हैं।
इनमें से हम सबसे पहले बात करेंगे सैलोवे और मेयर के मॉडल के बारे में। 1990 में एक शोध पत्र सैलोवी और मेयर ने पब्लिश किया, जिसमें ये बताया कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपनी तथा अन्य व्यक्तियों की भावनाओं तथा अनुभूतियों को पहचानता है, उनमें अंतर करता है तथा इस सूचना का प्रयोग अपने चिंतन तथा क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए करता है। अब देखिए, इन्होंने जो परिभाषा दी है, हम इसी परिभाषा को उलट पलट कर कई बार आपको पहले की वीडियोस में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अब मॉडल की बात चल रही है तो सैलोवी और मेयर ने जो कहा है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इनकी 1997 में एक बुक आती है जिसमें थोड़ा सा इन्होंने और डेवलपमेंट किया और कहा कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता वह योग्यता है जिससे भावनाओं को समझा जाता है, उसे चिंतन प्रक्रिया से जोड़ा जाता है और उसे नियमित किया जाता है ताकि व्यक्ति की वैयक्तिक प्रगति प्रोत्साहित हो सके। इसको थोड़ा सरल तरीके से कहते हैं तो ये जो क्षमता है वो है भावनाओं को समझने की, भावनाओं का प्रयोग चिंतन को प्रेरित करने के लिए, भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए। तो एक एक करके इस पे बात करते हैं। सबसे पहले सैलोवी और मेयर जब कहते हैं कि ये जो क्षमता है वो क्या है, इमोशंस को परसीव करने की है, तो इससे इनका क्या मतलब है। तो देखिए, इंद्रियों के अनुभव के माध्यम से कोई ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि सुनकर, स्पर्श करके इत्यादि के माध्यम से हम कुछ न कुछ जानते हैं और इस योग्यता के बाद ये अपेक्षा हम कर सकते हैं कि व्यक्ति दूसरे के चेहरों या शारीरिक अभिव्यक्तियों, ध्वनियों, आवाज़ों, चित्रों इत्यादि को देख सुनकर ये अनुमान लगा ले कि व्यक्ति की मन स्थिति कैसी है। अब ये जो योग्यता है इसका विशेष प्रयोग कब दिखेगा, जब कोई व्यक्ति अपनी मन स्थिति छिपा रहा हो, तब हमें उसके कुछ सीमित संकेत होते हैं जिनसे हमें पहचान करनी होती है कि व्यक्ति सोच क्या रहा है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि परस्पर विरोधी संकेत हमें मिलेंगे उसके हाव भाव से, लेकिन फिर भी हमें भांपना पड़ता है। जैसे कई बार कुछ लोग दुखी होते हैं लेकिन फिर भी वो हंसते हैं, तो आपको आपके अंदर यदि EQ का आप विकास कर रहे हैं, आपने उसको समझना शुरू कर दिया है, तो आपको ये अनुमान लगा लेना चाहिए कि ये भीतर से खुश नहीं है, ये जो व्यक्ति हंस रहा है ये दिखावटी हंसी है। इसी तरह से जो छोटे बच्चे होते हैं कई बार खिलौने या दूसरे किसी चीज़ के लिए जिद करते हुए रोते हैं, लेकिन उनके जो आंसू होते हैं वो दिखावटी होते हैं। जैसे ही उनको वो चीज़ मिल जाएगी तुरंत उनका रोना बंद हो जाता है। तो ये समझना हमें पड़ता है कि जो हाव भाव हैं उसके पीछे की सच्चाई क्या है। अब ये जो क्षमता है ये केवल दूसरों के संबंध में काम नहीं आती, बल्कि अपने खुद की मन स्थिति, भावना और आकांक्षाओं इत्यादि के स्तर पर भी काम करती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति परेशान होते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वो क्यों परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं पर कभी इसे समझा ही नहीं है, इसके बारे में जाना ही नहीं है। तो हो सकता है कि एक छोटी सी घटना उन्हें परेशान कर रही हो, लेकिन सचेत स्तर पर वो अपने परेशानी का कारण खोज नहीं पाते हैं और उस घटना का विचार नहीं कर पाते। अब बात करते हैं यूजिंग इमोशंस टू मोटिवेट थिंकिंग। किस प्रकार से अपनी भावनाओं का प्रयोग हम स्वयं को प्रेरित करने के लिए कर सकते हैं। तो ये जो पहली क्षमता बताई गई उसके तुलना में ये जो दूसरी हम बात कर रहे हैं, पहले में तो ये बात की गई है कि आप स्वयं को और दूसरों को जो हाव भाव मिल रहे हैं उनसे आप सही आकलन लगाएं, लेकिन यहाँ बात कुछ और है
यहाँ बात है कि भावनाओं का आप प्रयोग खुद को मोटिवेट करने के लिए कैसे करें। तो ये एक ऊपर वाली थोड़ा बात हो गई, ये ज़्यादा परिपक्वता की स्थिति हो गई। क्योंकि होता ये है कि जब कभी हम किसी व्यक्ति की भावनाओं को पढ़ लेते हैं, तब फिर होता ये है कि हम तुरंत भावनात्मक प्रतिक्रिया कर देते हैं। होना ये चाहिए कि हमारे पास जो जानकारी है उससे उस जानकारी पर पहले चिंतन किया जाए कि ये तो पता चल गया कि ये व्यक्ति जो हंस रहा है ये दिखावटी हंसी तो है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है उस पर। जैसे हो सकता है कि आपका कोई दोस्त आपसे नाराज़ हो और आपको पता चल गया है कि ये मुझसे नाराज़ है, लेकिन आपको अगर पता चल गया है कि नाराज़ है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि ये नाराज़ है क्यों, और आपको कोई कारण नहीं दिख रहा है, तो पहले तो आपने जो स्टेप है उसे तो क्रॉस कर लिया कि आपने पता तो लगा लिया। इतनी योग्यता तो आपके अंदर है। बहुत लोग पता ही नहीं लगा पाते हैं, वो ये जान ही नहीं पाते कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो उनसे नाराज़ है। तो एक काम तो उन्होंने कर लिया सफलतापूर्वक कि आपने पता लगा लिया। अब यदि आपने पता लगा ही लिया, तो अगर आप के EQ का स्तर उच्च नहीं है तो हो सकता है आप इस बात को जान करके कि मैंने तो कुछ गलती की ही नहीं है, फिर ये गुस्सा क्यों है। हो सकता है कि आप चिल्लाने लग जाओ, हो सकता है आप लड़ने लग जाओ, या आप झुंझलाहट दिखा दो। तो जो दूसरा चरण है वो ये कहता है कि भाई आप पहले विश्लेषण करें कि इसकी नाराज़गी का कारण क्या हो सकता है। कहीं मैंने कुछ ऐसा व्यवहार तो नहीं किया था जिससे कि इसके ईगो को स्ट्राइक किया हो मैंने। तो जब हम कहते हैं कि ये व्यक्ति भावुक है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति दूसरे ही स्तर पे पकड़ा जाएगा, यानी कि वो तुरंत प्रतिक्रिया देगा। जबकि जो सामवेगिक बुद्धि है, जो उसमें परिपक्व होगा, वो पहले विचार करेगा कि ऐसी क्या बात हो गई कि जिससे ये गुस्सा है। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस, यानी कि दूसरे की या अपनी भावनाओं को सूक्ष्मता के स्तर तक पहचानना। जब ये कहा जा रहा है सूक्ष्मता के स्तर तक पहचानना, तो इसका मतलब ये है, जैसे उदाहरण के लिए आप अपने एक भाव गुस्से पर अध्ययन कर रहे हैं और आप काफ़ी टाइम से इस आदत से, नकारात्मक विचार से निजात पाना चाहते हैं। तब आप अलग अलग तरह के प्रयोग करके देखेंगे कि गुस्सा आए तो कहीं बाहर पार्क में जाकर के घूमा जाए, देखते हैं क्या होता है। फिर जब अगली बार गुस्सा आए तब आप कुछ कॉमेडी, कोई मूवी या कुछ ऐसा कार्टून देख सकते हैं। फिर अगली बार जब कभी गुस्सा आए तो कुछ आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो जब आप इस प्रकार से अपने गुस्से को काबू करने के लिए अलग अलग तरह के प्रयोग करते हैं, तब कहा जाएगा कि आप अपनी भावनाओं को सूक्ष्मता के स्तर पर जाकर के पहचान रहे हैं। अब जैसे होता क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो भावनाएं होती हैं बड़ी सरल होती हैं। बच्चा अगर खुश है तो वो केवल खुश है, यदि वो गुस्सा है तो वो केवल गुस्सा है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है तो जो भाव था, जो अकेला भाव था, उस भाव में कई भाव आकर के मिलने लग जाते हैं। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे समझते हैं कि जैसे दो व्यक्ति किसी पर क्रोधित हो रहे हैं। दूर से आप देख रहे हो कि दो व्यक्ति हैं और वो किसी पर क्रोधित हो रहे हैं, आपके दो पड़ोसी हैं और दोनों गुस्सा कर रहे हैं, ठीक। लेकिन गुस्से के साथ हो सकता है एक व्यक्ति में चिंता का भाव और दूसरे व्यक्ति में हो सकता है गुस्से के साथ घृणा का भाव हो। जैसे आप लॉकडाउन में घर में आपको मजबूरी में रहना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ चिंता भी है,
चिंता है कि भाई क्योंकि जॉब के लिए हम बाहर नहीं जा सकते हैं, और इस चिंता की वजह से गुस्सा भी आ रहा है कि करें तो करें क्या, हमारे बस में है ही क्या। एक दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपने देखा कि भाई किसी पुलिस वाले ने किसी गरीब का ठेला तोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या है, फिर से आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन इस बार नफरत भी है, घृणा भी है आपको उस व्यक्ति के प्रति जिसने इस लॉकडाउन के काल में भी किसी गरीब का ठेला तोड़ दिया हो। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है तो जो भावनाओं का मिश्रण है उतना ही ज़्यादा जटिल होता जाता है। जैसे एक गुस्सा ये भी हो सकता है जब माता पिता करें अपने बच्चे पर, लेकिन इस गुस्से के साथ क्या भरा हुआ है, करुणा का भाव भी भरा हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चे का सुधार हो, तो इसलिए उनको गुस्सा करना पड़ रहा है। तो आपने इन उदाहरणों से ये तो समझ लिया कि हमारा टॉपिक क्या था कि भाई भावनाओं को सूक्ष्मता के स्तर तक पहचानना है। ये देखना है कि जो भावना है इसमें कौन कौन सी और दूसरी भावनाएं मिली हुई हैं। अब देखिए, आप अपने या दूसरे व्यक्ति की जो भावनाएं हैं उसके प्रति सटीक प्रतिक्रिया तभी कर पाएंगे जब आपको ये समझ में आ जाए कि भाई उस मनोभाव में कौन कौन सी अनुभूतियाँ शामिल हैं। यानी कि आपको पता चल जाए कि आप अपने गुस्से को अगर मैनेज करना चाहते हैं तो भाई ये अच्छे से पड़ताल करनी पड़ेगी कि जो आपका गुस्सा है उसके साथ दूसरे कौन कौन से मनोभाव हैं। कई तरह के गुस्सा हो सकते हैं, 3 तरह का गुस्सा तो हमने अभी देख लिया। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि इसके साथ में दूसरा तत्व कौन सा है या तीसरा जो भाव है तत्व वाला वो कौन सा है, तब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं उनकी एक खास बात होती है कि वो जटिल से जटिल जो मनोभाव होंगे उनको सरलता से हिस्सों में तोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत क्लियर अलग अलग भावनाएं दिख जाती हैं। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कोई दोस्त है और हम लॉकडाउन में बाहर निकल गए हैं और हमने उसको बुला लिया है कि तुम भी आ जाओ, हम इस पार्क में मिलते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो आपको डांटने लग जाए, लेकिन यहाँ पे जो उसका गुस्सा है वो इसलिए नहीं है कि उसको आपसे घृणा है या करुणा है, उसको चिंता है। वो नहीं चाहता कि भाई आप घर से बाहर निकलें और आप किसी समस्या में पड़ जाएं। इसी प्रकार से कई बार जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो भी आपको आपके किसी अचीवमेंट मिलने पर आपको बधाई देते हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा कि जो उनका बधाई जो दे रहे हैं, जो उनकी मुस्कुराहट है, उसके पीछे भी ईर्ष्या का भाव रहता है और उनकी जो खुशी है वो वास्तविक नहीं है। तो इस प्रकार से जब आप इसका अध्ययन करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का, और अध्ययन करने के साथ साथ उसका प्रयोग भी करते हैं अलग अलग परिस्थितियों में, तो ये इस लेवल को भी आप पा लेते हैं। अब बात करते हैं मैनेजिंग इमोशंस, यानी कि भावनाओं का प्रबंधन करना। ये सबसे जटिल पक्ष है। इस क्षमता को साध लेना ये बताता है कि व्यक्ति भावनात्मक बुद्धिमत्ता के ऊंचे स्तर पर है, और जो समाज सुधारक होते हैं, जो राजनेता होते हैं, उसमें इस क्षमता का, इस लेवल का जो एबिलिटी है वो होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, इसके 2 पहलू हैं, 2 पक्ष हैं। पहला, भावनाओं को अभिव्यक्त करने से पहले ही प्रबंधित कर लेना, और दूसरा, भावनाओं की अभिव्यक्ति को प्रबंधित करना। एक एक करके बात करते हैं। पहला पक्ष कह रहा है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं का मूल्यांकन करे, और यदि उसकी भावनाएं या उसकी भावना की तीव्रता अनुचित है तो उसको अभिव्यक्ति तक लाने ही ना दे, पहले ही रोक दे। जैसे मान लीजिए कि आप अपने किसी दोस्त से गुस्सा हैं, अचानक से गुस्सा आ गया, उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जो उसको नहीं करना चाहिए था। तो आप यहाँ पर
यहाँ पास जब आपको गुस्सा आएगा तो आप अब तक उसने आपके लिए पीछे पास्ट लाइफ में क्या किया है आप इसको भूल करके यदि अपने गुस्से को आपने एक्सप्रेस कर दिया तो इसका मतलब कि आपने जो इंटेंसिटी था, जो एंगर का इंटेंसिटी था, उसे कंट्रोल नहीं किया। आप गुस्सा कर सकते थे क्योंकि वो आपका दोस्त ही है, लेकिन अगर उसकी तीव्रता कम रखी जाए तो वो समझ जाएगा कि जो मैंने काम किया है ये गलत हो गया कुछ। अब दूसरी स्थिति में ये हो सकता है कि आपका भाव तो उचित है, यानी इस बार आपने एनालिसिस किया और आपको पता चला कि भाई गुस्सा तो इसने काम तो गलत कर ही दिया है, लेकिन फिर भी जो तीव्र पहली स्थिति में क्या था, पहली स्थिति में तो अभी ये तय नहीं है कि सामने वाले ने गलत किया ही है, लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है ना, अभी तो डिस्कशन हुआ ही नहीं कि वो गलत है या आप गलत हैं। दूसरी स्थिति ये है कि आपने यहाँ पास एनालाइज कर लिया कि भाई मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है, लेकिन फिर भी आपको क्या है, जो तीव्रता है उसको नियंत्रित करना होगा। तो अब इसके कई तरीके हो सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि उस टाइम पे आप यदि उस मुद्दे पे बात करोगे तो आप ज़्यादा भड़क जाओगे, तो ज़्यादा बेहतर है कि कुछ और दूसरा मुद्दा पकड़ लो, कुछ दूसरी बातें हो जाएं। पुराने किसी क्रिकेट मैच की बात कर सकते हैं, किसी मूवी के बारे में बात कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हैं, या आप उस जगह से हट जाइए। और भी प्रयोग है, जैसे आप बाहर जाकर के थोड़ा सा तेज से सांस लें, इस तरह से। अब यदि भावनाओं को अभिव्यक्ति के स्तर पर प्रबंधित करना हो, यानी कि जब ये लग रहा हो कि भावनाएं बहुत आक्रामक हो रही हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जो पुत्र होता है उसका अपने पिता से मतभेद होता है। अब क्योंकि जनरेशन गैप है और दोनों की सोच में बहुत अंतर है, तो उनके बीच का जो मतभेद है उसको सॉल्व करना आसान नहीं है। तो यदि ऐसा लग रहा है कि कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के चक्कर में और ज़्यादा स्थिति बिगड़ ना जाए, तो यहाँ पे अच्छा रहेगा कि या तो भाई ईमेल कर दें, है ना, लेटर लिख दें, या आपको ये व्यवहारिक नहीं लगता है तो फिर किसी को मध्यस्थ बनाया जा सकता है। परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जो दोनों से अच्छी तरह से बात कर सके, उसके माध्यम से अपनी बात रखी जा सकती है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ मैनेजमेंट। इसी प्रकार से और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी महिला को किसी पुरुष ने प्रेम प्रस्ताव दिया। अब जो पुरुष है, जो लड़का है, वो बेरोजगार है और जो लड़की है वो पढ़ाई कर रही है। तो यहाँ पास लड़की लड़के के प्रेम प्रस्ताव को सीधा ठुकरा के कि तुम किसी काबिल नहीं हो, ऐसा भी कह सकती है कि भाई ऐसा है कि अभी तो अगले कुछ सालों तक मेरी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, मुझे पढ़ना है, तो अभी तो इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये सब जो हमने बातें की, ये किसकी थी, भावनाओं को प्रबंधित करने की। और किस मॉडल के तहत ये सब बात हो रही थी, कौन बता रहे हैं ये, तो ये बात चल रही थी सैलोवी और मेयर के मॉडल की। अब हम दूसरे मॉडल की पे बात करते हैं, और दूसरा मॉडल जिनका है वो कौन है, डेनियल गोलमैन। ये बड़े फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं और ये बुद्धिमत्ता के व्यवहारिक पहलुओं पे ज़्यादा बात करते हैं, अवधारणा के स्तर पर ज़्यादा बात नहीं करते, कॉन्सेप्ट के पीछे ज़्यादा नहीं जाना है। इनका मानना है कि भाई व्यवहारिक पहलुओं पे बात की जाए। अब इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है वो योग्यता या गुण नहीं है। इनका मानना है कि भाई ये तो कोई ऐसी चीज़ है जिसको हमको प्राप्त करना होता है, और प्राप्त
हम कितना कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा हमारी जो जैविक संरचना होती है, हमारा जो कहना चाहिए बॉडी का सिस्टम होता है, वो थोड़ा सा इसमें एक तरह से सीमा का काम करता है। इसको हमने पहले एक उदाहरण से समझा था कि जैसे अगर किसी व्यक्ति का बीपी, उसके जीन्स में कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से उसका बीपी ज़्यादा रहता है, तो उसको अपने भावनाओं पे नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी ये सीखा जा सकता है। यही कह रहे हैं कौन? गोलमैन। अब गोलमैन का कहना है कि देखिए ऐसा है कि व्यवहारिक जीवन में जो 80% सफलता मिलती है वो सामवेगिक बुद्धि से ही मिलती है, और जो आईक्यू का रोल होता है वो मात्र कितना है? 20%। कौन कह रहा है ऐसा? गोलमैन कह रहे हैं। एक और ख़ास बात जिसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रही, गोलमैन कहते हैं कि देखिए भाई, जो महिलाएं होती हैं वो भावनात्मक बुद्धिमत्ता की दृष्टि से थोड़ा सा ज़्यादा श्रेष्ठ होती हैं। इसलिए इनका मानना है कि भविष्य में जो अधिकांश ऊंचे पद होंगे वहाँ पास कौन होंगी? महिलाएं होंगी, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर पाती हैं। तो ये इनका एक विवादास्पद एक इनकी बात है। अब इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है उसमें 5 क्षमताएं होनी चाहिए, 5 क्षमताओं का समूह। कौन कौन सी क्षमताएं होनी चाहिए? एक है सेल्फ अवेयरनेस, एक है सेल्फ रेगुलेशन, एक है सेल्फ मोटिवेशन, एक है एम्पैथी और एक है सोशल स्किल्स। एक एक करके बात करते हैं इस पे। स्वजागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, इसका मतलब होता है अपनी भावनाओं, अनुभूतियों, स्वभाव, मूल्यों, उद्देश्यों, क्षमताओं और कमजोरियों इत्यादि का स्पष्ट ज्ञान होना। आपको पता होना चाहिए कौन सी भावना आपके अंदर बहुत प्रबल है, आपका जो स्वभाव है वो कैसा है, कौन कौन से मूल्य हैं जिनको आप प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखते हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आपकी क्षमता क्या है, और अपनी कमजोरी भी आपको पता होनी चाहिए। इसी को कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। अब साथ में ये भी पता होना चाहिए कि ये सब जिनकी हमने अभी बात की है कि व्यक्तित्व के जितने भी पक्ष हैं उनका दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे बहुत से मनोभाव जो होते हैं बड़े जटिल होते हैं, और जो भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति होता है वही इन जटिल मनोभावों में जो अनुभूतियाँ शामिल हैं, आप जो महसूस कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी अनुभूतियाँ शामिल हैं, उन्हें बारीकी से अलग अलग कर पाता है। गोलमैन कहते हैं कि देखिए, व्यक्ति के निर्णय तभी सही होंगे जब वो अपने जो उसका व्यक्तित्व है उससे परिचित होगा। यदि आप स्वयं को ठीक से जानेंगे तभी आप अपनी समस्याओं को, दूसरों की समस्याओं को दूर कर पाएंगे। तो जो व्यक्ति ठीक से समझ पाता है कि वस्तुतः वो चाहता क्या है, उसके जो निर्णय होते हैं बड़े सुलझे हुए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति खुद को ठीक से नहीं समझ पाता, उसके जो काफ़ी सारे डिसीजंस होते हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर्स पे, या कहना चाहिए कि तात्कालिक जो लाभ होते हैं उस पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके माता पिता ज़बरदस्ती आपको ये कह के कि देखो रिश्तेदारी में इसने ऐसा कर लिया, उसका वहाँ सिलेक्शन हो गया, उसको वहाँ जॉब मिल गई, ये सब बोल करके आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप सिविल सेवा की तैयारी करिए और बड़े ऑफिसर बनिए, ठीक। लेकिन आपकी जो रुचि है, आपका जो इंटरेस्ट है वो इसमें नहीं है। आप इंट्रोवर्ट नेचर के हैं और आपका हो सकता है आईक्यू लेवल अच्छा हो और आपको रिसर्च करना अच्छा लगता हो, यानी कि आप एक अच्छे वैज्ञानिक हो सकते हैं। और यदि आपने अपना स्वयं का आकलन ठीक से नहीं किया है, आपने कभी एकांत में बैठ कर के अपने बारे में, स्वयं के बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में ठीक से चिंतन नहीं किया है, तो आप निर्णय गलत ले लेंगे। फिर आप आ जाएंगे
बाहरी दबावों में, और फिर क्योंकि वो निर्णय आपका नहीं है तो फिर उसमें सफलता मिलना संदिग्ध हो जाएगा, डाउटफुल रहेगा कि आपको सक्सेस मिले ही। अब यदि आप अपने खुद के जो आपकी क्षमता है उसको जानते हुए अपने खुद के निर्णय लेते हैं तो आपके सफल होने की जो कहना चाहिए प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। और इससे भी बड़ी बात, आप जब स्वयं को जानते हैं तो सफलता के फिर मायने भी बदल जाते हैं। फिर आप सफलता आपके लिए ये नहीं होता है कि किसी विशेष तथ्यात्मक स्तर पर पहुंच करके ही मुझे सफलता मिलेगी। फिर आप डेली सफल होते हैं, फिर आपको डेली क्योंकि अच्छा लगता है और आप फिर बाहरी दबावों का आप पर क्योंकि प्रभाव नहीं पड़ता है तो आपको सफलता के लिए कोई माइलस्टोन का एक कहना चाहिए नोटिस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं सेल्फ रेगुलेशन। तो देखिए, इसका अर्थ है अपनी भावनाओं के स्वभाव, उसकी तीव्रता और उसकी अभिव्यक्ति को प्रबंधित करना। आपकी ये जो इमोशंस हैं उनका नेचर कैसा है। गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, गालियाँ सुनाने लगते हैं या सामान आप तोड़ने फोड़ने लगते हैं, या आप जिम जा कर के अपना गुस्सा वहाँ निकालते हैं, या आप बहुत तेज़ आवाज़ में गाने सुनते हैं, क्या करते हैं आप। तो उसकी तीव्रता क्या है ना, कि कहीं इतना ज़्यादा तीव्र गुस्सा तो नहीं कि खुद को ही नुकसान पहुंचा ले। तो जो आपकी अभिव्यक्ति है ना, गुस्से को किस प्रकार से आप व्यक्त कर रहे हैं उसको प्रबंधित करना, इसी को क्या कहते हैं, सेल्फ रेगुलेशन। अब इसके 3 पक्ष हैं। पहला, मान लीजिए कि भावना जो आपकी है उसकी जो प्रकृति है वो उचित नहीं है तो पहले ही उसको रोक दिया जाए। ठीक, जैसे कि गुस्सा आने पे अगर सामने वाले को या खुद को नुकसान पहुंचाने का भाव आ रहा है तो इसको तो तुरंत रोक देना है। अब मान लीजिए कि भावना सही है, भाई पहले तो जो भावना थी वो क्या था, उचित नहीं था, आपको लॉकडाउन में बाहर नहीं जाना है, लेकिन इस वजह से अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो वो उचित नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं कि मान लीजिए भावना सही है, आप जा रहे थे रोड में और आपको किसी ने पीछे से आकर के ज़ोर से धक्का मार दिया। ठीक, अब यहाँ पास गुस्सा आना जायज़ है। तो भावना तो आपकी सही है लेकिन तीव्रता जो होती है वो गलत हो सकती है। पता चले कि आप गुस्से में आकर के आपने उसको वहीं पिटाई लगानी शुरू कर दी, तो उस तीव्रता को संतुलन के स्तर पर ले जाना, ये दूसरी बात हो गई, ये दूसरा पहलू हो गया। जैसे अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हैं और आपके कंपनी का कोई कर्मचारी रोज़ देरी से आता है, तो इसके बजाय कि आप उसे सीधे निलंबित कर दें, ऐसा भी किया जा सकता है कि उससे तीव्रता थोड़ा कम करके उससे बात की जाए। अब तीसरा जो इसका पक्ष है वो है कि भाई भावनाओं को अभिव्यक्ति देते समय ध्यान रखना कि अभिव्यक्ति की अधिकता खुद एक समस्या बन सकती है। जैसे जो लोग अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाते तो उनका फिर जीवन में सफल होना जो है बड़ा संशय रहता है, उसमें संशय रहेगा, लोग उनसे बात ही नहीं करना पसंद करते हैं। तो ये 3 स्तर हो गए, 3 पहलू हो गए किसके, सेल्फ रेगुलेशन के। अब बात करते हैं सेल्फ मोटिवेशन। अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपको पता हो कि आपका टारगेट बहुत बड़ा है और क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा है और परिस्थितियाँ भी आपके अनुकूल नहीं हैं, तब भी आप खुद को मोटिवेट करते रहें। आपके पास कोई कारण नहीं है कि आप मोटिवेट कर पाएँ। बहुत प्रासंगिक है आज के लॉकडाउन के टाइम पे खुद को क्या करना, आत्म अभिप्रेरित करना, यानी कि सेल्फ मोटिवेट करना। अब इसमें खुद को आप मोटिवेट रखने के लिए
जैसे आप यूपीएससी की तैयारी ही कर रहे हैं तो इसमें कुछ पक्ष शामिल हैं, जैसे कि जब आप बड़े लक्ष्यों को के पीछे पड़ते हैं तो छोटे मोटे बीच में तात्कालिक लाभ के लालच भी आते हैं। तो इन लालचों को क्या करना है, आपको रोकना है। और कई बार ऐसा भी लगता है जब लक्ष्य बहुत चुनौतीपूर्ण होता है तो डाउट आने लगता है कि भाई सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ऐसे क्षणों में भी क्योंकि अब इसी को अगर सोचते रह गए तो निश्चित है कि सफलता तो नहीं मिलेगी। तो किया ये जा सकता है कि समाधान की योजना बनाई जाए। और अगर बहुत लंबा संघर्ष है और थकान और बोरियत भी हो सकती है, जैसे कि अभी इस लॉकडाउन की अवधि में स्वाभाविक है, तो इसका फिर कुछ तरीके हैं जिससे कि हम सेल्फ मोटिवेट खुद को रख सकते हैं। जैसे अपना जो डेली रूटीन है उसको थोड़ा ऐसा बनाया जाए कि उसमें कुछ टाइम मनोरंजन के लिए हो। मनोरंजन अलग अलग तरीके का हो सकता है। आपने आउटडोर कोई गेम खेल लिया, इंडोर गेम खेल लिया, या आपका जो इंटरेस्ट है, आप हो सकता है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये आपका लक्ष्य है, तो आपकी रुचि हो सकती है कि नॉवेल्स पढ़ने में हो, है ना, कुछ अच्छे राइटर्स की बुक्स पढ़ने में हो या बायोग्राफीज़ पढ़ने में हो। तो इस तरह से तो ये दिनचर्या में आपको शामिल करना चाहिए, एक बात। दूसरा, आप खुद को ऐसे समूह में रखें। अब लॉकडाउन में समूह में रखने का मतलब आप फ़ोन में बातें तो करते ही होंगे किसी से, तो आप खुद को ऐसे समूह में, ऐसे लोगों के बीच में रखें जिनका उद्देश्य क्या हो, समान हो, ताकि जो आपका उद्देश्य है वो सही है, इसकी क्या होती रहे, पुष्टि होती रहे। ध्यान रखना है कि हम अपने आसपास के जो लोग होते हैं उनका ही औसत व्यक्तित्व होते हैं। हमारे चारों तरफ जो लोग हैं जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, आपका जो व्यक्तित्व होगा उन सब का औसत व्यक्तित्व होगा। इसके अलावा कभी कभी निराशा के क्षण भी आएंगे। हो सकता है आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो निराशा के क्षण भी आ जाएं, तो उस समय भी आपको बाउंस बैक करना है। ये भी क्या है, सेल्फ मोटिवेशन। अब कभी कभी ऐसा ही होगा कि हो सकता भाई बड़ी मेहनत के साथ तैयारी की है, प्रीलिम्स से नहीं क्वालिफाई किया, तो उस समय मानसिक कुंठा ना आ जाए, इसलिए किसी आपका अगर कोई ऐसा मित्र हो जिससे आप बता सकें तो उसे बताएं, और अगर ऐसा भी ना कर सके तो कागज़ पे ही लिख करके उसको फाड़ दिया जाए। ये तरीका है। इसके अलावा अपने जो सफलताओं के प्रति आपका जो भाव है वो सकारात्मक रहना चाहिए, और ऑटो सजेस्टिव मोड भी आप ले सकते हैं। खुद को ही ये समझाना कि मैं कर सकता हूँ। जो इस बड़े स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो इस प्रकार से करते हैं। जब भी उन्हें कोई बड़ा मैच खेलना होता है तो उसके पहले वो अपने आप को ज़बरदस्त ऑटो सजेशन देते हैं, जिससे कि अनकॉन्शियस माइंड में ये बात बिल्कुल बैठ जाए। और जो अनकॉन्शियस माइंड है वो हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने में हमारे कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं एम्पैथी की, यानी कि समानुभूति। अब देखिए सिंपैथी इसके बीच में डिफरेंस क्या है वो अलग वीडियो में मैंने बताया है। अभी हम बात करते हैं केवल समानुभूति की। देखिए, दूसरों की अनुभूतियों और भावनाओं को सटीक रूप से जो पढ़ने की क्षमता होती है, चाहे भले ही सामने वाला व्यक्ति अपनी भावना को छिपाना चाहे, लेकिन फिर भी यदि आप उसकी भावनाओं को पढ़ सकें तो यही क्या है, एम्पैथी है। इसको और थोड़ा गहराई में समझते हैं। केवल भावना को समझ जाना एम्पैथी नहीं है, बल्कि अब उस पर आपको सही निर्णय लेना है। जैसे मान लीजिए कि आपको पता चल गया कि भाई आज तो जो अपने बॉस हैं बड़े खुश हैं, तो बॉस अगर बड़े खुश हैं तो उसी दिन उनसे बात कर ली जाए, तुरंत फिर एक्शन भी लिया जाए। उसी दिन अगर आपको इंक्रीमेंट की बात करनी है तो उस दिन आप कर लें। ये
अगला लेवल हो गया। इसके बाद और आगे जाते हैं। एम्पैथी का पहला लेवल क्या था? पहले तो भावना समझो, फिर दूसरा लेवल क्या है? एक्ट करो। अब तीसरा लेवल क्या है? तीसरा लेवल ये है कि जो व्यक्ति है सामने वाला, यदि वो कुछ गलतियां कर रहा है, तब खुद को उसकी जगह पे रख करके देखना चाहिए कि मैं वहाँ पे होता तो मैं क्या करता। ठीक। और ऐसा तब बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप किसी भी पब्लिक फिगर को, चाहे वो नेता हो, चाहे वो फिल्म एक्टर हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, कोई भी हो, आप उन्होंने कुछ किया और उसके बारे में पूरी जानकारी आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जजमेंट एक बना लिया और उसके अकॉर्डिंग आपने उनको गालियां देना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखना चाहिए कि यदि मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता। ये क्या है? ये एम्पैथी का नेक्स्ट लेवल है। तो इस तरह से 3 चरणों में एम्पैथी को हमने यहाँ पे समझा। अब बात करते हैं सामाजिक दक्षताओं की, यानी कि सोशल स्किल्स की। तो गार्डनर जो मनोवैज्ञानिक है, उनकी भाषा में जो सोशल स्किल्स हैं वो और कुछ नहीं बल्कि अंतर्वैयक्तिक दक्षताएं हैं। 2 तरह की दक्षताएं होती हैं, एक अंतः होता है, एक अंतर होता है। अंतर मतलब 2 के बीच में, इंटर। और खुद के अंदर की बात करी जाए तो इंट्रा। तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि भाई व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध इस तरह से बना के रखना चाहिए कि उन संबंधों से उसे तथा सभी को लाभ हो। जैसे कि अगर कोई समस्या उत्पन्न हो गई है तो सकारात्मक तरीके से उसका समाधान करना, ना कि संबंध ही खत्म कर देना। या फिर कोई व्यक्ति का व्यवहार यदि उचित नहीं है तो उसके लिए उचित फीडबैक देना। अगर हमको लग रहा है कि फीडबैक देने से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाएगी तो फिर या तो आप भाई फीडबैक ना ही दें, या यदि दे रहे हैं तो उसे थोड़ा सा सम्मान देते हुए अपना फीडबैक दें। इसके अलावा किसी व्यक्ति से यदि संबंध बहुत अच्छे ना भी हों तो कम से कम इतना तो उसके साथ हमें न्यूट्रल बिहेवियर रखना चाहिए कि जो आपके फंक्शनल जो रिलेशन है वो तो बने रहें। मान लीजिए ऑफिस में आपकी किसी से, दूसरे कर्मचारी से, दूसरे किसी सहकर्मी से आपकी बात नहीं बनती है, आपकी कुछ उसके साथ कुछ मुद्दों पे उसका विवाद है, तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि उससे बिल्कुल बात ही ना की जाए, क्योंकि आप एक ही संगठन में काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इस संगठन की दृष्टि से गलत माना जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, जिससे कार्य संबंधी सहयोग तो बना रहे। इसके बाद एक समूह में सदस्य के रूप में काम करने की क्षमता होनी चाहिए। कुछ लोगों की ये कमी होती है कि जब वो समूह में होते हैं तो वो दूसरों के काम में अनावश्यक रूप से क्या करते हैं? टांग अड़ा देते हैं। और जब समूह अच्छा कुछ करता है तो सारा क्रेडिट खुद को लेने की उनकी बड़ी इच्छा रहती है। इसी प्रकार से जो समूह के विभिन्न व्यक्ति होते हैं उनकी क्षमताओं के बारे में, कमजोरियों, स्वभाव, रुचि, मनोवृत्ति, इन सब को ठीक से समझते हुए उन्हें काम देना। हमें पता है कि ये व्यक्ति जो है ये टेक्निकल पॉइंट्स में अच्छा है, कोई व्यक्ति इमोशनल पॉइंट पे अच्छा हो सकता है, तो जो जिसमें बेहतर है उसको उस तरह का काम दिया जाए। तो ये बात किसकी हो गई? ये बात हो गई सोशल स्किल्स की। तो हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे गोलमैन का जो मॉडल है, किसका? सामवेगिक बुद्धि का, उसके बारे में। तो गोलमैन ने क्या बताया था कि देखिए भाई 5 बातें होनी चाहिए। कौन कौन सी? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। तो इनके बारे में हमने डिटेल में पूरा डिस्कशन किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो था इसमें बताई गई सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर हम कुछ ना कुछ उसका समाधान निकालेंगे।